वक्फ यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 12 में स्टे लगाया है और वक्फ यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। पूरे आज का फैसला तो आप मुतमईन है सर, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट 3 डायरेक्शन देने वाला था, लेकिन आप सेटिस्फाई हैं? आज का जो फैसला है उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए, सवाल देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, सर इधर भी 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। थैंक यू। तो ओवैसी को आप सुन रहे थे, जो पूरी तरीके से बता रहे थे कि अब तक किस तरीके से कौन कौन से ऐसे बिंदु रहे हैं जिसको लेकर वो बात करते रहे हैं। 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, इस पर भी उन्होंने बात की है। संभव जी बिल्कुल, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी अभी हमारे पीछे ही बाइट दे रहे थे और उन्होंने इस बात को ये स्पष्ट किया कि क्या क्या पहलू हैं जिसको लेकर, और जिस तरह से उनकी पिटीशन थी, AIMIM की भी पिटीशन थी, उसमें भी उन्होंने ये बात स्पष्ट की थी कि जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है वो कैसे डिफाइन होगा, जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स की एंट्री है वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में, उसको लेके उनके जो विचार हैं और वो किस तरह से उनके अनुसार संविधान की अवहेलना करता है, आर्टिकल 26 और 29 की अवहेलना किस तरह से करता है, ये सभी बातें वो कह रहे थे और यही उनकी पिटीशन में भी थी। और उनके जो काउंसिल्स हैं वो अपनी बात को लगातार सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं और कल भी वो हियरिंग में मौजूद थे, आज भी वो अंडर कोर्ट नंबर 1 की हियरिंग में मौजूद थे। और एक वो, चूंकि जो केस का टाइटल है वो असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले पिटीशन मोहम्मद जावेद की आई जो कि कांग्रेस के मेंबर हैं, तो कांग्रेस पार्टी पहले अप्रोच की सुप्रीम कोर्ट। जब ये कानून
सिर्फ एक बिल था, राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली थी, उससे पहले कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच की थी, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी अप्रोच किए, लेकिन जो केस का टाइटल है वो असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होता है। इस वजह से इनके विचार और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कई राज्य सरकारें के सुप्रीम कोर्ट में आई हैं और ये कह रही हैं कि ये वक्फ कानून क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरह से ये प्रॉपर्टी का मामला है, ना कि किसी धर्म में हस्तक्षेप करने का। सॉलिसिटर जनरल ने कल भी 2 हफ्तों का समय की एक रिक्वेस्ट की थी, आज भी रिक्वेस्ट की थी, कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते का समय ग्रांट भी कर दिया है। केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और वक्फ बोर्डों को सभी को 7 दिन के अंदर अपने रिप्लाई फाइल करने हैं, रिजॉइंडर फाइल करने हैं। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट फिर बैठेगी और एक इंटरिम ऑर्डर पर डिस्कशन, एक बातचीत होगी, उस पर आर्गूमेंट्स होंगे। तो एक कदम आगे लीगल बैटल बढ़ चुकी है। जो ओपनिंग आर्गूमेंट्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। ओपनिंग आर्गूमेंट्स में ये स्पष्ट हो चुका है कि केंद्र सरकार के क्या विचार हैं, अलग अलग पार्टीज के क्या विचार हैं। जो डिफरेंट पार्टीज आई थी, चाहे कांग्रेस हो, AIMIM हो, आम आदमी पार्टी के नेता हो, या और जो आई थी जो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज आई थी, जैसे कि कई बोर्ड्स यहाँ पर आए थे और अरशद मदनी की पिटीशन आई थी और भी कई पिटीशन थे, लगभग ओवर 70 पिटीशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ स्पष्ट कर दी है कि कोई सी 5 पिटीशंस आप चुन लीजिए, वो पिटीशंस को लेके हम सुनवाई करेंगे, बाकी पिटीशंस या तो हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे या फिर वो पिटीशंस आप वापस ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का ये निर्देश स्पष्ट है कि और देखिए जो पिटीशंस है, कई पिटीशंस की कॉपी हमने भी अपने दर्शकों को दिखाई थी कि पिटीशंस की जो कॉपी है उसमें मूलभूत बातें लगभग वही हैं कि किस तरह से आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 26 जो माइनॉरिटीज के अधिकार को, उनकी फेथ को प्रोफेस करने की आज़ादी देता है, आर्टिकल 29 वो भी माइनॉरिटीज के लिए भारत में अधिकार देता है। ये सब आर्टिकल्स को चुनौती देते हुए ये वक्फ कानून के खिलाफ ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी। लगभग कंटेंट इन पिटीशंस का सिमिलर था। इसी वजह से शायद आज सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि कोई सी 5 पिटीशंस आप चुन लीजिए, उस पर हम हियरिंग करेंगे, ना कि सभी पिटीशंस पे। तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट सभी पिटीशंस को क्लब करके एक जगह हियरिंग करे, तो इसकी जगह कोई सी 5 पिटीशंस, इंपॉर्टेंट पिटीशंस होंगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट अब 5 मई को सुनवाई करेगा। ये लीगल बैटल, वक्फ की ये लीगल बैटल एक कदम आगे बढ़ चुकी है। एक कदम आगे से मेरा मतलब ये है, ओपनिंग आर्गुमेंट्स हो चुके हैं, सभी काउंसिल्स ने अपनी बात रख ली है, केंद्र सरकार अपनी बात रख चुका है और केंद्र सरकार ने जिस तरह से कहा है कि वो रिकॉर्ड पे कुछ और चीजें रखेंगे, तो ये देखना बहुत दिलचस्प, महत्वपूर्ण होगा कि 5 मई को जब कोर्ट दोबारा इस मामले को लेके बैठेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना मई में ही उनके रिटायरमेंट की भी डेट है और अगले चीफ जस्टिस 52वें चीफ जस्टिस BR गवई बन सकते हैं, क्योंकि रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को जा चुका है। तो ये देखना होगा कि 5 मई की ये जो सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता में होगी, तो क्या कोई इंटरिम ऑर्डर पास करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल भी इस बात को हिंट किया था, आज कहा और अब तो स्पष्ट कर दिया कि अगली हियरिंग में जो आर्गुमेंट्स होंगे वो इंटरिम ऑर्डर पे होंगे। बिल्कुल संभव इसी के साथ इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करता है। बिल्कुल संभव इसी के साथ CJI संजीव खन्ना ने कहा है कि 1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रीट याचिकाओं को इस सूची से अलग से दिखाया जाएगा। 2025 के मामले में रीट दायर करने वाली याचिकाकर्ताओं को विशेष मामले के रूप में जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता है। संघ और राज्य तथा वक्फ बोर्ड भी 7 दिनों के भीतर ही जवाब दाखिल करेगा, ये तो कहा ही, लेकिन इसके साथ ये बिंदु भी जोड़े गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए वक्फ कानून 1995 की बात कल जब हियरिंग हो रही थी तब भी कही गई थी कि किस तरह से, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा था कि वक्फ बाय यूज़र जो एक कॉन्सेप्ट है कि आप अभी की मस्जिदों को तो कुछ या किसी एक धार्मिक स्थान को तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो पहले जैसे 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी या उसके उस समय का कुछ है तो उसको आप कैसे रिकॉर्ड पे लाएंगे। भारत की आज़ादी 1947 में अंग्रेजों से मिली, उससे पहले की जो धार्मिक जो स्ट्रक्चर